नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी में आवारा पशुओं का आतंक, 15 से ज्यादा लोग घायल। रामनगर बेलगढ़ के पास बड़ा हादसा टला, बाइक सवार को बचाने में रोडवेज बस सड़क किनारे धंसी, 7 यात्री घायल। उत्तराखंड में राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आगाज, व्यापार में पारदर्शिता पर दिया गया जोर। तुषारकांड के बाद खटीमा में फिर खूनी हमला, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। खटीमा में व्यापार संघ चुनाव में अध्यक्ष पद उम्मीदवार के रूप में रवीश भटनागर ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। पंतनगर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। खटीमा में टेंडर विवाद, बड़े अखबारों से दूरी, जनता में रोष। हल्द्वानी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं में हुई बढ़ोतरी। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के माली बमोरी इलाके में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां एक ही कुत्ते ने 15 से अधिक लोगों को काट लिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। सभी घायलों ने अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाए हैं। वहीं घटना के वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम की टीम हरकत में आई है, लेकिन हमलावर कुत्ता अब भी पकड़ में नहीं आया है। वहीं नगर आयुक्त के मुताबिक कुत्ते को पकड़ने का प्रयास जारी है। तो वहीं निगम ने बताया कि अब तक 4500 से ज्यादा कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और 20,000 से ज्यादा अधिक का बंधियाकरण कर चुका है। नीमा में नहीं ले जा, कहाँ है रे हमारा कुत्ता? देखिए, कल कुछ व्यक्तियों को आवारा कुत्ते ने किसी पे काटा है और संज्ञान में ये आया है कि एक ही कुत्ता है जिसने कई लोगों को काटा है। उसकी खोजबीन के लिए हमारी टीम प्रयास कर रही है और कल से इसमें लगी हुई है। जैसे ही वो हमारा आवारा कुत्ता पकड़ में आ जाएगा, उसको आके ABC सेंटर में ट्रीटमेंट किया जाएगा। सर, पहले भी एक आपने नियम यहाँ से बनाए थे कि आवारा कुत्तों को लेकर रजिस्ट्रेशन वगैरह, ऐसे अभी कितने और शहर में कितने ऐसे कुत्ते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या जो पागल कुत्ता काट रहा है? क्या इस तरह की क्या? देखिए, नगर निगम द्वारा पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और लगभग पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन की संख्या 4,500 के करीब यहाँ पे पहुँच चुकी है। साथ ही ABC सेंटर जो है उसमें स्टरलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और टीकाकरण भी कुत्तों का किया जा रहा है, जिसकी संख्या 20,000 से अधिक हम स्ट्रे डॉग का स्टरलाइजेशन कर चुके हैं और आगे भी अभी ये प्रक्रिया हमारी जारी है। हल्द्वानी से देहरादून जा रही उत्तराखंड रोडवेज की बस रामनगर के पास बेलगढ़ क्षेत्र में हादसे का शिकार होते होते बच गई। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे धंस गई। बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 6 से 7 यात्रियों को हल्की चोटें आई है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और किसी की हालत गंभीर नहीं है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सामान्य कराया। समय पर चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। हल्द्वानी से देहरादून को जा रहे थे, एक बाइक वाला आया आगे और एकदम उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने एकदम साइड बदल दी, तो झटका लगा। थोड़ी हाथ में झटके तो आए रहे, थोड़ा मेरी भी यहाँ दर्द हो आई होंगी तब मुझे नहीं मालूम, और लेकिन थोड़ा झटके लगे ही हैं सब। रामनगर में 12 से 13 वर्ष बाद राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। व्यवहार से व्यापक तक के स्लोगन के साथ हुए इस वार्षिक संवाद 2026 में देश के 20 राज्यों से वॉयर शामिल हुए हैं। सम्मेलन का उद्देश्य क्रेता और विक्रेता के बीच पारदर्शिता बढ़ाना और सीधे संवाद का मंच प्रदान करना था। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक दीवान सिंह बिष्ट और वन निगम के वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वन मंत्री ने कहा कि राज्य का लगभग 71% क्षेत्र वन आधिकारिक है और वन निगम के माध्यम से लकड़ी का व्यवस्थित वितरण राज्य को महत्वपूर्ण राजस्व देता है। उन्होंने वियतनाम का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तराखंड में वुड वेस्ट इंडस्ट्री और हर्बल मिशन के जरिए नई आर्थिक संभावना को बढ़ावा दिया जाएगा। सम्मेलन में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी मंत्री ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने अवैध खनन और भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। देखिए, वन निगम राज्य का एक काफ़ी लाभ देने वाला एक कॉर्पोरेशन है और जिसमें आप जानते हैं 71% क्षेत्र हमारा वनों से आच्छादित है और इसमें कुछ हम व्यावसायिक लकड़ियाँ भी उगाते हैं और कुछ जो जंगल में हम लोगों को जो वन विभाग जो वन निगम को जमीन लकड़ी अलॉट करता है उसको काटने का काम वन निगम करके
उसकी बिक्री करने का काम करता है। और जिस तरह से लाभ देने में आज वन निगम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आज एक अच्छा लाभांश सरकार को वन निगम के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, खासकर वियतनाम जैसे छोटे देश में जहाँ लकड़ी के उद्योग से कई बिलियन डॉलर का वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग भी पिछले दिनों वियतनाम गए थे और एक नीति हम बना रहे हैं वुड बेस्ड इंडस्ट्री को किस तरह आगे बढ़ाया जाए इस राज्य में। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जड़ी बूटी को किस तरह से इस सेक्टर को जो हमारे यहाँ पोटेंशियल है हमारे राज्य में उसको किस तरह से एक्सप्लोर किया जा सके, इसको लेकर हमने भी वन पंचायतों के माध्यम से 628 करोड़ का एक हर्बल मिशन योजना प्रारंभ भी की है। और उसमें किस तरह वन पंचायतों के साथ वन निगम को इन्वॉल्व करके उन जड़ी बूटियों का बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बना करके जहाँ एक और हम वन पंचायतों की आय बढ़ाने का काम करें, आम आदमी की आजीविका से वन विभाग को जोड़ें, वहाँ हमारे राज्य के अंदर जो पोटेंशियल है जड़ी बूटी उत्पादन का उसको एक्सप्लोर करके पूरे देश दुनिया में भी यहाँ की जड़ी बूटियाँ पहुँच सके। इसको लेकर ही ये मेन जो क्योंकि आज कोई भी कॉर्पोरेशन कोई भी व्यापारिक संस्था उसके बायर्स पे डिपेंड करती है कि बायर्स के और सेलर्स के आपस के संबंध कैसे हैं, क्योंकि मंथन से ही कहीं ना कहीं शिकायतें भी मिलती हैं और उन शिकायतों का निदान भी तभी होता है जब आपकी जानकारी में आए। तो इस तरह के सम्मेलन के द्वारा आज बायर सेलर सम्मेलन के द्वारा जो खासकर स्लोगन मैंने देखा व्यवहार से व्यापार, व्यापार के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है व्यवहार की। तो एक व्यवहारिकता का पुट लेकर के अपने सेलर्स जो हमारे बायर्स हैं उनके साथ कैसे बेहतरीन संबंध बने, उनकी समस्याओं का भी निदान हो और वन निगम और ज़्यादा तरक्की करे ताकि राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने में वन निगम का और महत्वपूर्ण योगदान हो। इसको लेकर के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सर, कांग्रेस के पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोतियाल ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धामी सरकार पर अंकिता मामले की जांच भटकाने का आरोप लगाया है। देखिए, सभी राष्ट्र प्रेमियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि वासियों को और काशीपुर के समस्त विधानसभा क्षेत्र को और मेरे वार्ड के वासियों को, काशीपुर निगम को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम खूब बढ़ चढ़कर इसे ऐतिहासिक रूप में मनाएंगे और अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, अपने वार्ड को आगे ले जाएंगे, काशीपुर को आगे ले जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही तरक्की करते रहें, हमारा शहर काशीपुर तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, हमारा राष्ट्र तरक्की करे। जय हिंद। 77वें गणतंत्र दिवस की मैं डॉक्टर दीपिका गुड़िया अत्रे समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों का जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई और उन सरहद पर खड़े हमारे वीर सैनिकों को मैं
बहुत प्रणाम करती हूँ कि जिनकी वजह से हम सब यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत निश्चिंत होकर जीवन बिताते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश में इसी प्रकार से समृद्धि, शांति, अमन, चैन, भाईचारा बना रहे और इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को एक बार फिर अपनी बधाई देती हूँ। धन्यवाद। 26 जनवरी 2026 हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ सभी के जीवन में समृद्धि आए और सब सुख शांति से वह पूरा समय बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की एक बार सभी को पुनः शुभकामनाएं। खटीमा में तुषार हत्याकांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और हिंसक वारदात ने शहर को हिला दिया है, जहां इस्लाम नगर वार्ड नंबर 9 में 22 वर्षीय युवक फरदीन पर मामूली विवाद के दौरान चाकू से हमला किया गया, जहां घायल फरदीन को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि घाव गहरा नहीं है और युवक की हालत स्थिर है। हमले का आरोप अरमान नाम के युवक पर है, जिसे मौके पर ही पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामूली विवाद इतनी हिंसक घटना में क्यों बदल गया है। 22 वर्षीय युवक को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में लाया गया है, जिसके द्वारा बताया गया है कि उसको किसी ने चाकू से उसके ऊपर वार किया है। अभी फ़िलहाल उसकी स्थिति सामान्य है और उसका इलाज नागरिक चिकित्सालय खटीमा में किया जा रहा है। उसके घर से उसकी मासी आई थी बच्चों को चीज़ दिलाने के लिए, तो बार बार चीज़ चेंज कर रही थी। मैंने बोला नहीं करूँगा करके, उनने मेरे फेंक के मारी, मैंने उठा के बाहर फेंकी, उनके लग गई ऊपर, फिर वो गाली गलौज पे आ गई। मैंने बोला जाकर किसी जेंट्स को भेजो, तुमसे क्या मैं गाली गलौज करूँ। बोली जेंट्स को बुलाते हैं। बाद में उनके घर के सारे जेंट्स आए, बोले अब मर्द आ गए, अब आओ बाहर। मेरे घर वाले दोस्त यार सब बात कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, मोहल्ले के लोग भी समझा रहे थे। मैं बाहर निकल कर आया, वहां मुठभेड़ हो गई। उनका भांजा निकल कर आया, अरमान, मुन्ना कहते हैं उसे, उनने चाकू निकाला, मेरे कोक पे मार दिया। फिर मेरे ब्लड निकलने लगा। तब मैंने देखा, जब मेरी सांस उखड़ने लगी तब मेरे भाई सब लोग मुझे लेकर के हॉस्पिटल आए। वो रुद्रपुर हाजिर होने जा रहा था चाकू लेके, मेरे भांजे ने उसे पकड़ा वहां पे। फिर वहां पुलिस ने आकर उसको पकड़ लिया, उसे चौकी में ले गए। चाकू भी बरामद हुआ उसके पास में जो उसने मारा। खटीमा में आगामी 4 फरवरी को होने वाले व्यापार संघ के चुनाव के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रवीश भटनागर ने आज अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। रवीश भटनागर ने कहा कि खटीमा के व्यापारियों ने हमेशा आपात समय में उनका साथ दिया है और अब उन्हें व्यापारियों के समर्थन की आशा है। यदि वे विजय होते हैं तो व्यापारियों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। फरवरी को खटीमा प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव है, जो समस्त व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ने वाला चुनाव है। और पिछले कई वर्षों से जितनी भी यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उसमें यहाँ के व्यापारियों का अमूल्य योगदान रहा है। इस खटीमा को सजाने संवारने का यहाँ के व्यापारियों ने किया है, चाहे वो उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हो या अन्य आंदोलन रहे हों। खटीमा का इतिहास आंदोलन का इतिहास रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान रहा है तो यहाँ के व्यापारियों का रहा है। और इसी के लिए आज इनकी लड़ाई लड़ने का वक्त आया है, जो हमेशा सबके साथ लड़ाई लड़ते हैं। उत्तराखंड के साथ लड़ाई लड़ी राज्य की मांग को लेकर, और अन्य लड़ाई व्यापारियों ने लड़ी। अभी कोरोना काल में व्यापारियों ने लड़ाई लड़ी यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन आज जो लड़ाई लड़ने का वक्त है तो व्यापारियों के लिए है। तो आज जब व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का वक्त आया तो हम सब लोग एकजुट आ गया। सारे व्यापारी लोग आपको दिखाई दिए खड़े हैं और ये प्रतीत होता है कि जब 4 तारीख को मतदान होगा तो व्यापारी रिकॉर्ड वोटों से मुझे विजय बनाएंगे। और मैं हमेशा व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ी है। मैं 2005 में जब एक युवा व्यापारी था तो यहाँ के व्यापारियों ने मुझे युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया था। 2012 तक मैं युवा व्यापार अध्यक्ष रहा।
उसके बाद मेन व्यापार मंडल में मैं पदों पर रहा और हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी है व्यापारियों के हित के लिए। तो आज मैं फिर ये यहाँ बताना चाहता हूँ कि 2005 से शुरू हुई लड़ाई ये अनवरत जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं व्यापारी हित की लड़ाई लड़ता रहूँगा और इनके लिए काम करता रहूँगा, इन्हीं उम्मीद के साथ कि इस लड़ाई मेरा साथ देने के खटीमा सारे व्यापारी मेरे साथ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 तारीख का परिणाम आएगा तो एक भारी विजय खटीमा के व्यापारियों की होगी, मेरे साथ है। मैं प्रयास करूंगा कि ये व्यापार मंडल का चुनाव निपट जाएगा, इसका एक सुदृढ़ व्यापार मंडल हम गठित करेंगे, उसमें हम सभी व्यापारियों को लेंगे साथ में और उसके साथ साथ मैं प्रयास करूंगा कि ये युवा व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं, लघु व्यापारी हैं, चाहे वो और ठोकर ठेले फड़ वाले हों, इनको विस्थापित करने के लिए बात चल रही है। एक इनको यथास्थान परमानेंट स्थान दिलाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा, नगर पालिका चेयरमैन से भी कहूँगा और जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उनसे भी मैं मांग करूँगा कि इनको एक परमानेंट जगह, चाहे वो सब्जी मंडी के लोग हों, चाहे फल मंडी के लोग हों, मछली मंडी के लोग हों, अगर इनको जब तक एक यथास्थान में बिठाया नहीं जाता खटीमा की अच्छी जगह पे, तब तक मैं इनको हटने नहीं दूंगा, ये मैं वादा करूँगा। ये व्यापारी एकता का चुनाव है, व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ने वालों का चुनाव है। तो इसमें जो व्यापारी हित की लड़ाई लड़ेगा, ज़रूरी है कि व्यापारी उसी के साथ खड़े होंगे। तो आज ये देखने को भी मिला कि जो व्यापारी समाज है, व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ने वाले रवीश भटनागर के साथ है और हम सब लोगों ने भी निर्णय लिया है कि व्यापारी हितों को ध्यान में रखते हुए रवीश भटनागर जी को हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और खटीमा का व्यापार मंडल की मजबूती पे उनके साथ खड़े रहें। छोटे व्यापारियों के लिए जहाँ तक नगर पालिका से क्षेत्र से संबंधित मामला है तो हम उन लोगों के लिए वेंडर जोन की व्यवस्था करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जिस दिन इस बात का निदान हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये जो समस्या आप कह रहे हैं छोटे व्यापारियों की, वो हम सब दूर कर देंगे। प्रकाश चंद्र जोशी, कुमाऊं स्वीट परिवार की ओर से आप सभी को, क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर एक विकसित भारत का संकल्प लें। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एवं बधाइयाँ देते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं मयंक मेहता, नगर निगम पार्षद काशीपुर। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ पुनः आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें हमारे संविधान, समानता, अधिकार और कर्तव्यों की याद दिलाता है। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, सशक्त, एक जागरूक भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार सदैव आपकी सेवा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गोविंद सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष यूकेडी काशीपुर। आप सभी क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब एक संकल्प लें। हमारा भारत सुदृढ़, मजबूत और विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद। मेरा सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर एंड वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी क्षेत्रवासियों को और उत्तराखंड के सभी निवासियों को मैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग एकता में रहें, हमारे देश में एकता का परचम लहराए, हमारे देश का परचम लहराए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
पंतनगर सिद्धगुल के फायर स्टेशन में 37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का हिस्सा है। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संदेश को लोगों तक पहुंचाना था। इसमें पंतनगर सिद्धगुल क्षेत्र के विभिन्न इकाइयों के कर्मचारी शामिल हुए। अग्निशमन अधिकारी ईशान कटारिया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सहायक संभागीय अधिकारी मोहित कोठारी और ARTO नवीन सिंह ने हिस्सा लिया। ARTO नवीन सिंह ने सड़क सुरक्षा नियमों और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग की अहमियत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम सीख से सुरक्षा, तकनीक से परिवर्तन है और दुर्घटनाओं से सीखकर तकनीकी बदलाव अपनाना जरूरी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और आम जनता को जागरूक करना रहा। मैं सड़क सुरक्षा के प्रति कैमरास आ गए हैं जो हमारे सुनिश्चित करूंगा जो है एक स्वस्थ व्यक्ति। जो 37वां सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है, इसका जो थीम है वो सीख से सुरक्षा, तकनीक से परिवर्तन। इसी थीम के तहत हम पूर्व की दुर्घटनाओं में जो सीख लेते हैं उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचा पाएं, जिससे दोबारा वो परेशानी या दोबारा वो दुर्घटना का सामना और अन्य लोगों को न करना पड़े। उसके प्रति हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और दूसरा, तकनीक के समावेश से हम कैसे लोगों की यात्रा सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं, इसी पे हम लोग जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। देखिए, सिद्धगुल एसोसिएशन ने मिलकर रुद्रपुर पंतनगर फायर स्टेशन में एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज के कुछ रिप्रेजेंटेटिव बुलाए थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फायर सर्विस और सिविल पुलिस को बुलाया था। अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जो ARTO साहब ने किए, जो बेसिक डूज एंड डोंट्स होते हैं रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग, वो पुलिस और फायर सर्विस ने बताया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को हमने ये ट्रेनिंग दी है, जिनको हमने अवेयर किया है, वो वापस जाके इंडस्ट्री में बाकी के लोगों को उस चीज के रिगार्डिंग अवेयर करें। खटीमा नगर पालिका एक बार फिर विवादों में घिर गई है। आरोप है कि स्लॉटर हाउस टेंडर में पारदर्शिता नहीं रखी गई है और केवल चुनिंदा अखबारों में ही विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। लोकल व्यवसायियों और बेरोजगार युवाओं का कहना है कि बड़ी संख्या में लोकप्रिय अखबारों को दरकिनार कर केवल कुछ सीमित अखबारों में ही टेंडर की सूचना दी गई। इससे स्थानीय लोगों को टेंडर में भाग लेने का मौका नहीं मिला और भारी ठेकेदारों को प्राथमिकता दी गई। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रियंका सिंह का कहना है कि सभी मानकों के अनुसार उत्तराखंड और यूपी के 6 लोग टेंडर में शामिल है। हालांकि जनता सवाल कर रही है कि क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। पूछो मत अभी कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो खटीमा क्षेत्र में कहते हैं स्लॉटर हाउस के संचालन की हमको गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि ऐसे मानकों को पूर्ण करने के उपरांत ही स्लॉटर हाउस चलेगा। तो उस क्रम में हमने विज्ञप्ति जारी की थी, जो 10 नवंबर को हमने विज्ञप्ति जारी की गई थी और 3 अखबारों में दी है हमने ये विज्ञप्ति। तो ये सब खटीमा में आते हैं न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं चलते हैं। और कितने का टेंडर हुआ? ये अभी हमने इस पर लिया है धनराशि 20 लाख की है इसमें। सालाना 20 लाख का है। ये 6 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जो टेंडर लिए वो कहाँ के? ये पड़ा हुआ है, इसमें बाहर के ही है, मतलब उत्तराखंड की सीमा के बाहर के। जो क्वालिफाई किए हैं उनमें से तो जो इसका हुआ है वो बाहर का ही है, यूपी की साइड का है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स।
यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को नैनीताल जिले में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हुए हैं। आपको बता दें, जिले में अब 60 आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जहां सभी डॉक्टर मौजूद है। हल्द्वानी में हाल ही में 50 बेड वाला आयुर्वेदिक अस्पताल शुरू हुआ है, जिसमें रोजाना लगभग 250 से 300 मरीज ओपीडी में इलाज करवा रहे हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर महेंद्र सिंह गुंजियाल ने बताया कि अस्पताल में सामान्य इलाज के साथ पंचकर्मा, मर्म चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जनपद नैनीताल में जब से मैं 2019 में यहाँ पर आया हूँ एज ए जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, तब से आयुर्वेद की स्थिति बहुत काफ़ी बड़ी है। स्थिति बहुत अच्छी हुई है और लगभग हमारे जो सीमांत क्षेत्र के जितने भी जो गांव में स्थित चिकित्सालय है, वहाँ पर उनको जो HWC वो जो वेलनेस सेंटर हमारे खुले हुए हैं, वहाँ उसके खुलने से उनको सारी सुविधाएं, ब्लड टेस्ट वगैरह हो जा रहा है और उसके अलावा जो गर्भिणी महिलाओं का इलाज हो जा रहा है और जनरल ट्रीटमेंट वगैरह बहुत बढ़िया चल रहा है। और 50 बेड में जब से ये चिकित्सालय खुला है तो क्षेत्र की जनता को ये बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक ही छत के नीचे हमारे कई विधा के डॉक्टर बैठे हैं। इस समय हमारे यहाँ पंचकर्म, छाड़सूत, मर्म चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा और इसके साथ साथ में हमारे एक होम्योपैथिक का जो आयुष डिपार्टमेंट का ही होम्योपैथिक का भी विंग चल रहा है, जिसमें मैक्सिमम पेशेंट हमारे जो है लोकल तो फ़ायदा उठाते ही हैं और समीपवर्ती जो है प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया के जो जितने भी जनपद है, वहाँ के भी जो कार्मिक जो जनता आके यहाँ इसका फ़ायदा उठाती है। और मैं क्षेत्रीय जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये हल्द्वानी में और जो भी निकटवर्ती क्षेत्रों में हमारे जो भी चिकित्सालय खुले हैं, उसमें जाके हमारे आयुर्वेद चिकित्सालय में जाके उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और हमारी जो है दामी जी की सरकार और हमारे जो वर्तमान में सचिव महोदय आई है, उनका पूरा ये ध्यान है कि संपूर्ण जनता को आयुर्वेद की तरफ से चिकित्सा के क्षेत्र में पूरा फ़ायदा मिले। और हम भी जो हमारे जितने मेडिकल अफसर है, हमारे स्टाफ है, सब इसमें लगे हुए हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।